तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है वो उस डेडली पॉइजनस मिस्ट के अंदर फंस जाता है जहां पर वो हेलुसिनेशंस देख रहा होता है। जबकि बायोग्राफ 4 जंग मास्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए क्योंकि वैसे भी तो तुम जहां पर मरने वाले हो। जैसा कि तुमने जहां पर ये कहा कि बाद में आकर मैं तुम्हें मारूंगा, इसी तरह तुम भी जहां पर बाद में आकर मुझे मार सकते हो, तो क्यों ना यहीं पर इस सबको खत्म किया जाए। तो इसी के साथ वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस मिस्ट के अंदर चला जाता है, जाकर अपना पंजा घुमाकर जैसे अटैक करने लगता है हमारा हाजिन उसे गले से पकड़ लेता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी हेलुसिनेशन के अंदर से कैसे बाहर निकले। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी हेलुसिनेशन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि सबसे पहली फाइट में तुमने जहां पर अपने नाखून जो थे मेरी बॉडी के अंदर डाले थे, उस पॉइजन की वजह से मैंने जहां पर इस पॉइजनस मिस्ट को हरा दिया क्योंकि वो पॉइजन इसी का तोड़ था। शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता था और अब जबकि तुम जहां पर मेरे हत्थे चढ़ चुके हो तो फिर तुम्हें जहां पर मरना होगा क्योंकि तुम्हारी सारी की सारी गंदी ट्रिक्स का यहीं पर अंत होने वाला है। चाहे तुम जहां पर कितनी गंदी ट्रिक्स चलो लेकिन अब जहां पर तुम्हारा अंत होगा। और साथ ही उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो उड़ता बाहर जाकर गिरता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर जब मैं असैसिन किंग था मैंने टॉलरेंस टेक्निक्स को मास्टर किया था ताकि मैं यहाँ पर चाहे कितना भी पावरफुल पॉइजन क्यों ना उसे यहाँ पर टॉलरेट कर सकूं, चाहे मैं कितनी बड़ी हेलुसिनेशन के अंदर क्यों ना फंस जाऊं, मैं वहां पर से आसानी से बाहर निकल सकूं। वो जंग मास्टर मार खाने के बाद पीछे हटदार कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन से बाहर निकल सकते हो। अगर तुम इस पॉइजन से बाहर निकले हो तो कम से कम तुम्हारा लेवल जो है एक एल्डर के लेवल के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ पर एक एल्डर के लेवल के बराबर पहुंच चुके हो, हालांकि तुम्हारी पावर लेवल एल्डर की पावर के बराबर नहीं है। माना हाचिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस पॉइजनस मिस्ट के अंदर से निकलने में काफी सारा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कम से कम बाहर तो निकल आया क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने वाला हूँ और तुम यहाँ पर फाइनली मरने वाले हो। हाचिन उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ था वो तुमने सब कुछ दिखा दिया, तुम्हारी सबसे बेस्ट टेक्निक और तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स वो सारी तुमने दिखा दी। अब यहाँ पर मेरी बारी है, मैं तुम्हें रियल डिमोनिक कार्ड्स दिखाता हूँ। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब अपनी आंखें खोलो और यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड दिखाने वाला हूं जो कि यहाँ की सबसे पावरफुल टेक्निक है। और इसी के साथ ही वो डार्क शैडो टेक्निक को रिलीज करता है तो वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वहां पर रेड कलर की बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। और इसी के साथ ही वो एनर्जी जो होती है वो इतनी तेज होती है कि वो बिल्कुल एक छुरी की तरह उसकी बॉडी के साथ टकरा रही होती है। फोर्थ जंग मास्टर पीछे की तरफ हटता जा रहा था और साथ ही जहां पर से एनर्जी गुजर कर जाती है उसकी बॉडी के ऊपर शार्प कट्स लग जाते हैं। वो कहता है कि इसकी एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसकी एनर्जी का प्रेशर ही मेरी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रहा है। ऐसे लगता है कि अगर मैं यहीं पर खड़ा रहा तो मेरी बॉडी के परखच्चे उड़ जाएंगे। कि वो अभी भी यहाँ पर अपनी डिमोनिक स्नेक टेक्निक के साथ अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाकर खड़ा होता है, लेकिन वो एनर्जी जो होती है जो हाजिन की बॉडी से रिलीज हो रही है, डार्क डिमोनिक की जो होती है वो उसकी शील्ड को भी तोड़कर उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगा रही होती है। तो वो कहती है कि यहाँ पर ये इसको ऐसी काट रहा है जैसे ये किसी पेपर को काट रहा हो। तुम्हारा हाजिन वहां पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता। तो वो कहता है कि वो अभी तक तो यहाँ पर मूव भी नहीं कर रहा, बिना मूव के उसकी बॉडी से इतनी पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है। और हमारा हाजिन अपनी तलवार को उठाता है, उससे पहले ही फोर्थ जंग मास्टर अपना पंजा लेकर उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि श्योर योंग अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, तुम्हें किसने कहा कि फाइट में अपनी आंखें बंद करो। जबकि हमारा हाजिन उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी आंख खोलता और कहता है ही वन स्प्लिटिंग ट्रिपल स्लैश। जैसे वहां पर जो स्पेशल टेक्निक यूज करता है तो उसके ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है, जैसे कि सैमुराई वाली मूवीज में होता है। हमेशा स्वर्ड्समैन जो होता है वो अटैक करके आगे गुजर जाता है और एंड के ऊपर दिखाते हैं कि हीरो या फिर उनमें से जो विलेन होता है वो इनमें से एक मर जाता है। फोर्थ जंग मास्टर के ऊपर कट लगता है तो वो घुटने टेक देता है। हाजिन तलवार सामने करता है और कहता है कि चल जल्दी से बता, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है या फिर तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है जो तुम कहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम बिना कुछ कहे तो मर नहीं सकते। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहना चाहते, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उठाता है, उसे गुड बाय बोलता है। जैसे ही हाजिन वहां पर अपनी तलवार चलाता है तो पीछे से एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के साथ रोप बनती है और उस रोप के साथ उसकी तलवार बाइंड हो जाती है। हाजिन कहता है कि ये क्या यहाँ पर फॉर्मलेस एनर्जी को यूज किया जा रहा है। तो यहीं पर मास्टर गू को दिखाता है कि मास्टर गू कहता है कि जंग मास्टर प्लीज रुक जाओ, तुमने मेरे साथ डील की थी कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं करोगे, तुम इसे नहीं मार सकते, तो मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। अगर तुम यहाँ पर अपनी तलवार को यहीं पर रोक देते हो तो तुम दोनों के दरमियान में फ्यूड खत्म हो जाएगी और मुझे एक्शन नहीं लेना पड़ेगा। हाजिन कहता है कि यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है जिसे वॉइड कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस टेक्निक की मदद से अगर जो यहाँ पर मुझे ब्लॉक कर रहा है इसका मतलब यह है कि ये मास्टरी लेवल पर है, यानी कि इसकी टेक्निक और लेवल जो है वो इस थर्ड जंग मास्टर से तो बहुत ज्यादा ऊपर ही है। हमारा हाजिन कोर्ट एल्डर से कहता है कि यहाँ पर मैं किसी ऐसे के साथ अच्छे से क्यों पेश आऊं और किसी ऐसे के लिए वादा क्यों करूंगा, मैं फाइट नहीं करूंगा जो कि मुझे मारना चाहता है। और इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए तुम इस वक्त मेरी टेरिटरी में और तुम इस लड़के को नहीं मार सकते, चाहे तुम यहाँ पर यंग लॉर्ड ही क्यों ना हो, तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दे सकते हो, जिस तरह फोर्थ जंग मास्टर ने कहा था हम लोग डीमन लॉर्ड के डिसाइपल्स हैं और तुम यहाँ पर हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड के डिसाइपल्स को ऑर्डर दोगे तो कल को हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। और इसी के साथ ही
हाजिन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और कहता है अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम भी यहाँ पर मरोगे। जब वो उसकी एनर्जी स्लैश यानी वॉइड टेक्निक को काट देता है तो इस बात से मास्टर को काफी हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर मेरी एनर्जी चेन को इतनी आसानी से कैसे काट दिया। तो वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बताओ ही नहीं, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको मार रहा हूं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी ही होगी। और साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। जब हाजिन बार बार तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, मास्टर गूस के अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड कर रहा था या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और कहता है इसके स्किल्स जो है वो डिफरेंट लेवल पर है, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी मास्टर से फाइट कर रहा हूं और उसकी स्पीड और मूवमेंट जो है वो मेरी मूवमेंट्स और स्पीड के साथ मैच कर रही हैं। हालांकि ये एक यंग मास्टर है लेकिन इसकी पावर लेवल जो है वो एक कोर्ट एल्डर के बराबर कैसे हो सकती है। इसी के साथ ही हाजिन वहां पर अपनी बाउंडलेस एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहां पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करता है और इस एनर्जी के साथ जब वो एल्डर के ऊपर अटैक करता है, एल्डर अपनी शील्ड बनाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसकी फायर जो कि इस एनर्जी के अंदर से निकल रही है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी देर कर देता तो मैं इस फायर के साथ यहीं पर जल जाता। आखिर ये कौन सी ब्लेड टेक्निक है, ये कौन सी ब्लेड टेक्निक को यूज कर रहा है। कोर्ट एल्डर जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर भी कट्स लग रहे होते हैं और वो भी बुरी तरह से जख्मी हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को वहां पर इंड्योर करवा रहा होता है। वहां पर एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है और इसी धमाके के बाद दिखाते हैं कि वो सामने की तरफ उस अटैक को कामयाबी से रोक लेता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लोअर होता या फिर मैं इसको सही से ब्लॉक नहीं कर पाता, अभी मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी होती। आखिर इस लड़के के पास इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी कहां से आ रही है, क्या इसकी डिमोनिक एनर्जी मेरी डिमोनिक एनर्जी से ज्यादा है? फिर साथ ही वो सामने देखता है तो हाजिन वहां पर नहीं होता। वो कहता है वो कहां पर चला गया, क्योंकि जिस तरह से उसने मेरे पर अटैक किया है, मेरे अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने के साथ उसे मेरे पर दूसरा अटैक लैंड करना चाहिए था ताकि मैं यहीं पर मारा जाता। लगता है कि वो यहाँ पर मेरे पर अटैक कर ही नहीं रहा और वो पीछे की तरफ घूमता है। तो हाजिन जो था बड़ी तेजी के साथ फोर्थ जंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कोर्ट एल्डर कहता है इसका मतलब यह है कि इसका टारगेट शुरुआत से मैं था ही नहीं, यानी कि ये मुझे नहीं मारने वाला बल्कि ये फोर्थ जंग मास्टर को मारने वाला है। वो बड़ी तेजी से पीछे की तरफ घूमता है लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना थर्ड जंग मास्टर, प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ ही तलवार जो होती है वो फोर्थ जंग मास्टर की बॉडी के अंदर दंस जाती है। हमारा हाजिन जो होता है उसकी बॉडी में तलवार दंसा देता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर इस सब के बारे में सोच रखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसका बदला तो हमें चुकाना ही चाहिए। अगर यहाँ पर हमें एक आंख गवाई है तो आंख के बदले आंख, अगर दांत गवाया है तो दांत के बदले में दांत जाएगा। अगर किसी को की ब्लॉकेज मिली है तो फिर उसे यहाँ पर की ब्लॉकेज मिलनी चाहिए, और अगर किसी ने यहाँ पर किसी की जान लिया है तो उसके बदले में उसे जान देनी चाहिए। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है और यहीं पर दिखाते हैं कि फोर्थ जंग मास्टर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। लेकिन हमारे हाजिन ने यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर को जान से नहीं मारा बल्कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो पॉइजन वाली कोर थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो भी यहाँ पर क्रिपल हो जाए। उसकी बॉडी के अंदर भी अब की ब्लॉकेज आ गई है। उसकी कोर के डिस्ट्रॉय होने के साथ उसकी बॉडी जो होती है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि यकदम से उसकी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी निकल जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे हमारा हाजिन की ब्लॉकेज की वजह से हो गया था। हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तो नहीं मरोगे लेकिन कई सालों तक वो दर्द महसूस करोगे जो इस बॉडी यानी सियोर योंग ने महसूस किया है। ऐसा किया था तुम्हें वैसा ही मिला है। और यहाँ पर एपिसोड 37 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो था थर्ड ब्रदर की डेंटियान को तोड़ देता है। उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी पॉइजन वाली कोर होती है वो उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहीं पर सूख जाती है, क्योंकि उसने उसे क्रिपल किया था। 6 महीने तक वो की ब्लॉकेज की वजह से पड़ा रहा था। इसी वजह से फोर्थ जंग मास्टर को उसने वही दिया जो उसने उसके साथ किया था। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरोगे तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसको नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो 2-3 साल के बाद तुम खुद ही मर जाओगे। लेकिन ये तुम्हारी जो की ब्लॉकेज है जो ठीक हो सकती है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में ये बिल्कुल वैसी होने वाली है जैसे तुमने मेरे साथ किया था। और अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ सुप्रीम एलिक्सर्स और साथ में कुछ नीडल्स भिजवा सकता हूँ, जैसे कि तुमने मेरे लिए भिजवाई थी। इसके साथ ही वहाँ पीनल हाल के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और आकर अपने मास्टर से पूछते हैं, मास्टर क्या आप ठीक है, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तो हमारा हाजिन जो होता है जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, अपने हाथ उठाता है और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। और उसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद जेल में लाकर चेंज में बंद कर देते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है क्या तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कहोगे, क्या तुम बस इसी तरह मेरे सामने खड़े रहोगे, और क्या मुझे यहाँ पर इस तरह से लॉक करके रखना जरूरी है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं थर्ड जंग मास्टर हूँ और तुमने यहाँ पर मुझे चेंज में बांध रखा है?
मेरे हाथ और मेरी गर्दन के ऊपर चेन्स बंधी हुई हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुमने जहाँ पर जो कुछ भी किया है उस सब की वजह से तुम्हें जहाँ पर इम्प्रिजन किया गया है। क्या तुमने खुद वहां पर मेरे सामने वादा नहीं किया था? तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते, तुमने कहा था कि तुम मेरी बात से एग्री करते हो, तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है? अब यहाँ पर और भी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी सोच काफी ज्यादा छोटी है। तुम यहाँ पर पीनल हा के मास्टर हो, जहाँ पर तुम ये चाहती हो कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और कोई भी जहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट ना करे और शांति बनी रहे। लेकिन अब जबकि मैंने जहाँ पर गंदी ट्रिक्स और गंदी चालें चलने वाले बंदे को ही रास्ते से हटा दिया है, तो फिर मुझे बताओ कि कौन जहाँ पर दोबारा से मुश्किल क्रिएट करेगा? क्या मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ? ये बात तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि फोर्थ जंग मास्टर मुझे मारने के बारे में सोचता ही रहता और कभी ना कभी यहाँ पर दोबारा फिर से कोशिश करता और फिर से यहाँ पर कोई ना कोई फाइट होती। तो मैंने यहाँ पर सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू भी आगे से खामोश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ ही हाजिन जो होता है उन चेन्स को तोड़ देता है। वो अपने हाथ को झटका देता है तो उसके हाथों की चेन्स टूट जाती हैं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे क्यों जहाँ पर रखा हुआ है और तुम्हें क्या लगा था कि ये चेन्स यहाँ पर मुझे रोक कर रख सकती है? मैं डीमन एम्परर का डिसाइपल हूँ। डीमन एम्परर का डिसाइपल होने के नाते अगर जाकर मैं डीमन एम्परर को इस बारे में बता देता हूँ कि तुमने जहाँ पर मुझे चेन्स में बांध कर रखा, तो फिर उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर आकर इन हैंडकफ्स के अंदर आकर बैठ गया, वरना मैं तो यहाँ पर कब का जा चुका होता। मास्टर गू से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें आजाद ना करूँ तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इस बार में तो मत सोचना, तुम कोई ऐसे तो नहीं हो जो कि यहाँ पर हमारी कन्वर्सेशन को इतना ज्यादा लंबा खींचना चाहते हो। मैं तुम्हारे जो जवाब देने थे वो सारे के सारे मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ और अगर यहाँ पर मुझे कोई गलती नहीं लगी तो फिर मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रुकने वाला तो नहीं हूँ, ना ही तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसके पास से गुजर कर आगे जा रहा है, जबकि मास्टर गू से कहता है कि मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा, दोबारा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा ऐसा कुछ करने का कोई इरादा भी नहीं है और स्पेशली पीनल हाल ला के जितने भी लोग हैं उन सभी से मैं दुश्मनी मोल भी नहीं लेना चाहता। तो मास्टर गू से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन तुम जहाँ पर अभी तक सक्सेसर के नाम पर, यानी कि तुम्हारा नाम अनाउंस नहीं किया गया कि सभी डिसाइपल्स में से तुम्हें सक्सेसर बनाया जाएगा। तुम तो सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हो और अभी तक इस बार में श्योर नहीं है कि कौन नया डीमन एम्परर बनेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता और इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद एल्डर गू वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का बाकी सभी लोगों से अलग कैसे हो सकता है? इस लड़के ने जिन टेक्निक्स के साथ मेरे पर अटैक किया वो सारी टेक्निक्स जो थी वो डिमोनिक आर्ट से ज्यादा पावरफुल थी और वो टेक्निक्स जो थी वो अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स की टेक्निक्स हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है एक होटल में खाने के लिए जाता है और इसी के साथ ही उसके साथ वहां पर होंगरियन और डोंगपिल दोनों बैठे होते हैं और वो वहां भुखड़ों की तरह खाया जा रहा होता है। तो होंगरियन उसे कहती है कि जरा आराम से खा लो, धीरे से खाओ, कौन सा यहाँ पर हम तुम्हारे पास से खाना छीन लेंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ फेस किया है, मैं पिछले एक दिन से वहां पर जेल में बंद था। तो वो कहती है क्या जेल में तुम्हें अच्छा खाना नहीं मिला? तो हाजिन उसे कहता है कि नहीं, जेल में मुझे सिर्फ और सिर्फ सब्जियां और चावल खाने को मिले। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम भी तो जेल में रहकर आ चुकी हो। और इसी साथ ही डोंगपिल से कहता है कि मास्टर क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? हाजिन कहता है कि हाँ फिलहाल के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। डोंगपिल कहता है लेकिन मास्टर फोर्थ जंग मास्टर के ऊपर भी तो उसके कुछ मास्टर्स हो सकते हैं, उसके क्लैन के सुपीरियर्स हो सकते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। तो हाजिन कहता है कि अब जबकि वो क्रिपल हो चुका है अब तो वो मूव भी नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि उसके हायर अप्स यहाँ पर उसके लिए ये सब कुछ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी हायर अप्स हैं वो सारे के सारे उसके साथ इसलिए लगे हुए थे ताकि उन्हें लगता है कि वो एंड गेम पर सक्सेसर बन सकता है और नया डीमन एम्परर बन सकता है और उन्हें फायदा हो सकता है। लेकिन अब जबकि उसके चांसेस जो हैं वो 0 रह चुके हैं तो फिर कोई भी उसका साथ नहीं देगा। तो फिलहाल के लिए ये सब कुछ खत्म हो गया और इसी के साथ हाजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों का साथ भी खत्म हुआ। तुम सभी लोगों को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाना चाहिए और जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करो। वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल स्पेशली तुम काफी अरसे से मेरे साथ हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और जाकर अपने गार्डियन की पोस्ट को संभालना चाहिए। तुम कोई आम से गार्डियन सोल्जर नहीं हो बल्कि तुम वहां पर थर्ड यंग मास्टर हो और थर्ड लीडर होने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। और फिर साथ ही वो बिजर्क स्क्वाड लीडर से कहता है कि मिस होंगरियन मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाकर अपनी बिजर्क स्क्वाड को संभालना चाहिए इससे पहले कि वो बेवकूफी कर दे और दोबारा किसी यंग मास्टर के साथ पंगा ले ले। और वो उसे कहती है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं अपनी स्क्वाड को किस तरह से संभालना है और तुम जहाँ पर मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं। हाजिन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि ठीक है मेरा खाना हो गया, अब ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और साथ ही वो उनसे कहता है गुड बाय। जब वो वहां पर चला जाता है तो होंगरियन
रियोन जो होती है वो डोंगपिल से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतने अपसेट क्यों हो रहे हो। तो डोंगपिल जो होता है वो बिल्कुल खामोश खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपसेट इस बात से हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मास्टर यानी थर्ड जंग मास्टर जो है इस तरह से गुड बाय बोलकर जा रहे हैं कि ये आखिरी बार हो। वो ऐसे गुड बाय बोलकर जा रहे हैं जैसे कि हमारे साथ उन्होंने सारे के सारे ताल्लुक तोड़ दिए और हम लोग दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है। हमारा हाजिन जब घर वापस आता है तो वहाँ पर अंगवा सफाई कर रही होती है। अंगवा उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके सामने घुटने टेक देती है, उसके पांव पकड़कर वहां पर उसे कहती है यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। तो यंग मास्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है जल्दी से उठकर खड़ी हो जाओ, मैं इस बार में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, कि तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए थी ना, कि तुम अभी यहाँ पर उठकर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। तो वो कहती है कि मास्टर मैं यहाँ पर काम किए बिना कैसे रह सकती हूँ, आपने मेरी जान बचाई, अब तो मेरी बाकी की सारी जिंदगी आपके लिए है और मैं यहाँ पर बाकी की सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगी। तो नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन एम्परर का दिखाया जाता है। डीमन एम्परर जो होते हैं उन्हें इस बारे में पता चलता है, वो फोर्थ के बारे में पूछते हैं तो मास्टर मोडैम बताते हैं कि फोर्थ जंग मास्टर की डेंटियान बर्बाद हो चुकी हैं, उसकी डेंटियान को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया गया है कि अब वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे थर्ड जंग मास्टर क्रिपल हो गया था, 6 महीने तक वो की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहा था। हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर वो बहुत ज्यादा लकी हुआ तभी वो यहाँ पर तकरीबन 2 या 3 साल के बाद दोबारा से अपनी कोर को रिकवर कर पाएगा और थोड़ा बहुत उठकर चलना फिरना शुरू कर देगा, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि यहाँ पर रिकवरी के कितने चांसेस है। तो मास्टर मोडैम कहते हैं कि हमारे फिजिशियंस का ये मानना है कि ये इम्पॉसिबल है, रिकवरी के साथ अगर वो उसकी बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव भी कर देते हैं तो उसकी कोर इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई है कि कोर को रिपेयर होने में सालों लग जाएंगे और इतने सालों तक उसकी बॉडी जो है बहुत ही बुरी तरह से डिके हो जाएगी और बहुत ही बुरी तरह से वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि अगर वो ठीक हो भी जाता है फिर भी वो यहाँ पर यंग मास्टर बनने के लिए परफेक्ट नहीं रहा। तो डीमन एम्परर से कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो मास्टर मोडैम जो होते हैं वहां पर से चले जाते हैं क्योंकि डीमन एम्परर वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर उसकी जान बख्श दी, मुझे तो लगा था कि वो उसे मार डालेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 38 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हाजिन की लाइफ में अब आगे और कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सोच रही होता है कि मुझे तो लगा था कि वो लड़का जो है वो फोर्थ को मार डालेगा, लेकिन उसने फोर्थ को जान से नहीं मारा, यानी कि उसने अपना बदला लिया है, जिस तरह उसने उसके साथ किया था बिल्कुल वैसे उसे क्रिपल कर दिया है। मुझे अभी तक यहाँ पर इस लड़के की समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उसने इंटरनल फैसिलिटी मास्टर के साथ एक प्राइवेट मीटिंग रखी, फिर उसने बिजर्क स्क्वाड डीमन के साथ फाइट की और उसके बाद अब यहाँ पर फाइनली और फिर पीनल हॉल के मास्टर के साथ भी उसने फाइट की और 4 यंग मास्टर को क्रिपल कर दिया। यहाँ पर मेरे बाकी के जितने उनमें से किसी ने भी इतनी अपरोड नहीं मचाई जितनी पिछले कुछ महीनों में जहां पर हमारे थर्ड यंग मास्टर ने मचा दी है, यानी कि उसका नाम जो है वो पहले से ज्यादा गूंज रहा है, सभी लोगों को उसके बारे में बताया, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर करता ही रहता है, लेकिन कम से कम वो जो मकसद अचीव करना चाहता था वो मकसद उसने अचीव कर लिया है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही डीमन एम्परर सोच रहा था मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी गद्दी के लिए फाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर हर कोई अपने अपने तरीके से फाइट करता है। फिर साथ ही वो यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि फोर्थ जंग मास्टर जब एक छोटा बच्चा था उस वक्त मेरे पास से लाया गया था, वो अपने जियोक्सा क्लैन का सबसे एक बहुत ही टैलेंटेड और जीनियस लड़का था, इसी वजह से उसे यहाँ पर मेरे सामने लाया गया। जब मैंने उसे देखा था उसकी आंखों के अंदर एक एम्बिशन था, उसकी आंखों के अंदर एक वादा था कि वो बड़ा होकर बहुत ही महान काम करेगा, यानी कि वो और भी बड़ा जीनियस बनेगा और बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कब उसकी आंखों के अंदर से ये चमक जो थी ये डेडली किलिंग इंटेंट में चेंज हो गई और ये बहुत ही बुरी और गंदी ट्रिक्स में चेंज हो गई और उसकी सोच जो थी वो पहले से ज्यादा घटिया हो गई। वो यहाँ पर मेहनत करता तो वो सब कुछ अचीव कर सकता था जो थर्ड और बाकी के सभी लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि उसने यहाँ पर दूसरे सक्सेसर्स को मारने की कोशिश की और गंदी ट्रिक्स के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यही वजह है कि फोर्थ यंग मास्टर जो है वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर से हार गया, क्योंकि उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी चालें चलता रहा। मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की बात करूँ तो उसके की ब्लॉकेज के पहले से वो भी बिल्कुल फोर्थ की तरह ही था, यानी कि उसकी आंखों के अंदर भी किलिंग इंटेंट था, वो किसी वक्त भी मुझे मारकर मेरी गद्दी को कब्जा कर सकता था, लेकिन जब से वो की ब्लॉकेज से उठा है वो पहले से बहुत ज्यादा मॉडरेट बहुत ज्यादा समझदार हो गया है और अब वो यहाँ पर शांति के साथ काम लेता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हाजिन का दिखाया जाता है कि अंगवा से बताती है कि मास्टर आपसे कोई मिलने के लिए आया, तो हाजिन कहता है कि अब कौन मिलने के लिए आ गया, तो फैसिलिटी मास्टर से मिलने के लिए आती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि फैसिलिटी मास्टर सो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हैं, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि हम लोगों ने अपने अपनी बार्गेन के एंड्स को पूरा किया था, फिर यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी। तो वो कहती है कि जंग मास्टर मैं आपसे एक फेवर लेने
के लिए आई हूँ, प्लीज क्या आप यहाँ पर मेरी रेजिडेंस पर यानी मेरे घर आ सकती हैं, मुझे आपको अपने साथ घर लेकर चलना है। तो हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे घर चलूं। वो उसे कहती है कि यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स के बारे में, जो मार्शल आर्ट्स का मेथड आपने मुझे लिख कर दिया था, वो मैंने अपने डिसाइपल को जाकर लिखवाया है, यानी उस पेशेंट को जिसके लिए मैंने वो लिखवाया था, और वो उसको मास्टर करने की कोशिश कर रही है, और उसको मास्टर करने की वजह से उसने थोड़ा बहुत उसको सीखा है और उसके अंदर कुछ चेंजेस नजर आए हैं। तो हमारा हाजिन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ ही दिनों में उस मार्शल आर्ट्स को थोड़े से हिस्से को मास्टर कर लिया और उसमें चेंजेस नजर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो भी मरीज है वो बहुत ज्यादा जीनियस है। तो वो कहती है अगर मैं यहाँ पर सच्ची बताऊं तो वो एक स्पेशल डिसाइपल है जिसे मैंने अपने सक्सेसर के तौर पर चूज किया था। वो एक लड़की है जो कि यहाँ पर सारे मेरे काम करती है, वो कम्युनिकेशंस का काम करती है। ये कैसी बात है जो मैं किसी के सामने भी अनाउंस नहीं कर सकती कि मेरी जगह के ऊपर मेरी सक्सेसर वही लड़की आगे बनने वाली है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे साथ केस अलग है और तुम्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन नया फैसिलिटी मास्टर बनेगा, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने ये बात कर रही हूँ। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम मेरे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो। तो वो कहती है जहाँ पर मैं भरोसा करती हूँ सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस के ऊपर, लोगों के ऊपर नहीं, क्योंकि तुम मेरा साथ दे रही हो, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों के यहाँ पर दुश्मन बनने के कोई चांसेस भी नहीं है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारी सक्सेसर की रिकवरी अच्छी जा रही है, तो फिर मुझे घर लेकर जाने का क्या फायदा है। तो वो कहती है क्योंकि ये सिर्फ उस बच्चे की वजह है, यानी उस बच्ची की वजह से, कि फैसिलिटी मास्टर होने के नाते यहाँ पर जितने भी डिसीजन, जितने भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे मैं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर उन फैसलों को एग्जीक्यूट करना और साथ ही यहाँ पर कम्युनिकेशन का काम करना, ये सारा उस बच्ची के जिम्मे है। वो यहाँ पर एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की मास्टर है, इसी वजह से उसे जल्दी से जल्दी मैं उसके पांव पर खड़ा करना चाहती हूँ ताकि वो अपना काम संभाल ले। बहुत ही जल्दी हमारा फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे उसकी जरूरत है। इसी वजह से अगर उसकी रिकवरी तेज हो सकती है तो फिर तभी मैं तुम्हें यहाँ पर से लेने के लिए आया हूँ कि तुम जाकर स्पेशली उसको चेक करो कि उसकी रिकवरी को कितना तेज किया जा सकता है। हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मिस जॉन सिम दोबारा से मुझसे फेवर मांगने के लिए आई है, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर इसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। हालांकि इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से जिस तरह से ये मेरे तरफ देख रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये मेरे मुंह से ना नहीं सुनना चाहती, यानी कि मैं यहाँ पर इसे हाँ करूँ तभी ये मेरी बात मानेगी। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर कोई एहसान नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि तुम मेरे से कोई एहसान लेना चाहोगी, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक डील कर लेनी चाहिए। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर एक डील ही कर लेते हैं। तो हाजिन कहता है फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या मांगू, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए तो, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा। तो फैसिलिटी मास्टर कहते तो फिर जल्दी सोचो तुम्हें क्या चाहिए। तो हाजिन सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अभी सोच रहा हूँ, मुझे सोचने तो दो मैं क्या तुमसे मांगना चाहता हूँ। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर सोचते सोचते सोचता है कि यहाँ पर अगर फैसिलिटी मास्टर जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं जो कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को बाहर से लेकर आते हैं और बहुत सारी चीजों को अंदर भी बेचते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये बाहर यानी दूसरे कंट्रीज में जाते होंगे और वहां पर सभी माल लेकर आते होंगे। हाजिन फैसिलिटी मास्टर से कहता है फैसिलिटी मास्टर एक बात तो बताओ, तुम यहाँ पर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती हो फैसिलिटी को, तो क्या तुम बाहर से भी चीजें लेकर आती हो। तो वो कहती है हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो स्पेशल होती हैं, उन कारवान्स के साथ हमारे लोग बाहर भी जाते हैं और बाहर से चीजें लेकर वापस भी आते हैं। तो हाजिन कहता है जो तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम बाहर से चीजें लेकर आती हो, तो मुझे यहाँ पर पता चल गया मुझे क्या चाहिए। और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मेरा बस एक ही काम है, मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डिसाइपल को 2 हफ्तों में ठीक कर दूंगा। तो फैसिलिटी मास्टर से कहती है अच्छा क्या तुम वाकई में ये श्योर हो कि तुम 2 हफ्तों में उसे ठीक कर दो, क्योंकि 2 हफ्तों में यहाँ पर हमारा एक कैरवान बाहर जाने वाला है, बहुत ही खास कैरवान जो बहुत ही खास माल लेकर बाहर बेचने के लिए जा रहा है, वहां पर से खास आइटम वापस लेकर आएगा। तो हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि मेरे पास मौका मिल गया, 2 हफ्ते के बाद मैं यहाँ पर से भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगपिल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल अपने घर में अपने घर में नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ जाता है, बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वहां पर बैठकर सोच रहा होता है कि यंग मास्टर ने भाई क्यों बोला, क्या वो हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या वो मेरे साथ उनका दिल भर गया कि वो मेरे साथ और नहीं रहना चाहते। फिर साथ ही वो कहता है पर उनकी बात भी सही थी कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से काफी ज्यादा दूर रह चुका हूं, अब मुझे वापस आकर दोबारा अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। क्या मैं यहाँ पर इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्या थर्ड यंग मास्टर ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उनकी बात का ऐसा मतलब था ही नहीं। और इसी के साथ एक सोल्जर वहां पर आता है, उसे कहता है कि सर प्लीज मैंने आपको डिस्टर्ब किया लेकिन आपको जाना होगा, फर्स्ट लीडर आपको बुला रही है, वो मेन ऑफिस में आपका इंतजार कर रहा है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है और अब फर्स्ट ऑफिस में चला जाता है जहां पर फर्स्ट लीडर बैठा होता है। वो उसे कहता है लगता है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे थे, हम लोगों ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आऊंगा। तुम्हें यहाँ पर असाइन किया गया था डीमन आर्मी के कमांडर को 3 दिन में यहाँ पर एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन अब तुम्हारी ड्यूटी चेंज कर दी गई है, तुम्हें डीमन आर्मी के लीडर को यहाँ पर एस्कॉर्ट नहीं करना। तो वो कहता है सर तो फिर अब मुझे क्या करना होगा। तो वो कहता है 2 हफ्ते के बाद यहाँ पर एनलाइटमेंट फैसिलिटी मास्टर की तरफ से एक कैरवान जो है बाहर जा रहा है, वो कैरवान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर बाहर जा रहा है, वहां पर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लेकर वापस आएगा। तो तुम्हें उस स्क्वाड के साथ जाना है, यानी उस कैरवान के साथ स्क्वाड लीडर बनकर जाना है और तुम उनकी टीम को लीड करोगे और
तुम बॉडीगार्ड बनकर वहां पर उनके साथ रहोगे। डोंगपिल कहता है कि ये अचानक से यहाँ पर प्लान में चेंजेस क्यों हो गए हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर डीमन आर्मी के स्क्वाड लीडर के स्क्वाड एक्सकोर्ट बनकर जाना था ना, क्योंकि हमारा तो काम ही यही होता है, हर बार जहाँ पर यही काम होता है, तो हमें यहाँ पर कैरवान्स के साथ तो भेजा नहीं जाता। तो वो कहता है कि हमारा फेस्टिवल की वजह से सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर इस बार कैरवान के साथ स्पेशल सोल्जर्स को भेजना है, और तुम्हारे से ज्यादा बेहतर स्पेशल सोल्जर कौन होगा, तुम थर्ड लीडर हो, तो तुम्हें यहाँ पर स्पेशली उस आर्मी के साथ भेजा, सॉरी उस कारवान के साथ भेजा जा रहा है। फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि इस पेपर के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो सारी की सारी याद कर लो और उसके बाद इस पेपर को जला देना। तो डोंगपिल कहता है ठीक है सर, अगर मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ड्यूटी को सक्सेसफुली पूरा करूंगा, मैं अपना मिशन पूरा करके आपको रिपोर्ट करूंगा। और यहाँ पर एपिसोड 39 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाचिन का यहाँ से भागने का प्लान कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उस बेचारे को पता भी नहीं है कि डोंगपिल भी इस कैरवान का हिस्सा बन गया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखा दिया कि हाजिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर के घर आ जाता है, जहां पर वो लड़की जो होती है वो लेटी होती है और उसकी हालत काफी बुरी होती है। हाजिन कहता है कि यही तुम्हारी डिसाइपल है, तो वो कहती है हाँ यही मेरी डिसाइपल है, तुम्हारी उस टेक्निक की वजह से थोड़ी बेहतर हुई है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर इसे चेक करने दो। तो वो कहती है हाँ जल्दी से इसे चेक करो और 2 हफ्तों में इसे ठीक कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक कवर शेयर का काम करती है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है। हाजिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इस लड़की की उम्र मेरी उम्र के बराबर ही होगी और ऊपर से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही है, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है, लगता है ये काफी टैलेंटेड लड़की है। तो हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी पल्स को चेक करता है, साथ ही अपनी डिमोनिक कार्ड्स को रिलीज करते हैं, वहां पर चेक करता है कि उसने कहां तक उसकी बाउंडलेस टेक्निक को मास्टर किया है, जबकि फैसिलिटी मास्टर उसकी एनर्जी को महसूस कर रही होती है और कहती है कि इसकी डिमोनिक एनर्जी की क्वालिटी जो है वो हमारे जितने भी लोग हैं उनकी डिमोनिक एनर्जी की क्वालिटी से काफी ज्यादा बेहतर और प्योर है। तो हाजिन जब वहां पर उसकी एनर्जी को अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर डाल रहा था ताकि वो उसकी बाउंडलेस टेक्निक को पहले से बेहतर बना सके, तो वो कहता है कि अब यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकालते हैं। तो जब वो उसकी टॉक्सिक एनर्जी को बाहर निकालता है अपनी एनर्जी से फोर्सफुली, तो उसके नाक से ब्लड निकलता है। तो वो कहता है कि ब्लड के जरिए इसकी बॉडी के अंदर सारे पॉइजन निकल रहे हैं। तो 10 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि वो लड़की जो होती है अपनी आंखें खोल लेती है और काफी बेहतर हालत में होती है। तो इनके कैरवान जाने से एक दिन पहले का ये सीन होता है जब वो लड़की जो होती है अपनी आंखें खोल लेती है। अपनी आंखें खोलने के बाद हमारा हाचिन जो होता है फैसिलिटी मास्टर के साथ वाले रूम में चला जाता है। वहां पर बैठने के बाद उसे सारी बात बताता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसने पहले उसे ये बात नहीं बता दी कि वो उनके कारवान के साथ जाना चाहता है। और उसे कहता है कि हमारी डील पूरी हुई, मैंने तुम्हारी डिसाइपल को ठीक कर दिया, 2 हफ्ते का मैंने टाइम मांगा था, 2 हफ्ते में वो ठीक हो गई है, अब यहाँ पर तुम्हें जो काम करना है वो ये करना है। तो वो कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर कोई फेवर नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन चाहिए, एक डील चाहिए, तो डील के एंड के ऊपर अब तुम्हें डील पूरी करनी होगी। तो वो कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर इस डील को पूरा नहीं कर सकती। तो माना हाचिन कहता है कि अब ऐसा तो मत करो ना, तुम यहाँ पर जिस कश्ती के ऊपर आई हो क्या उसी कश्ती को जलाना चाहती हो। तो वो कहती है बकवास बंद करो, ये क्या किस तरह की मिसाल थी। माना हाचिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ये सोच रही हो तुम यहाँ पर मेरा ये काम नहीं करोगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर 2 हफ्ते में इतनी तेजी के साथ तुम्हारी डिसाइपल को क्यों हील कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मकसद पूरा करवाना चाहता था। तो वो कहती है मैंने कहा ना कि नहीं मैं इस मुकाम को पूरा नहीं कर सकती। तो हाचिन कहता है कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर साथ ही वो कहती है क्या तुम्हें पता है कि डीमन एम्परर की मर्जी के बिना कोई भी उनका डिसाइपल जो है वो डीमन कल्ट को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, तुम्हें पहले जाकर उनसे परमिशन लेनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस बार में परमिशन देंगे, और अगर तुम पकड़े गए तो फिर मैं और तुम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंसेंगे। पर हाचिन कहता है कि जहाँ पर डीमन एम्परर को धोखा देने की कोशिश कर कौन रहा है, हम कौन सा धोखा दे रहे हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डीमन एम्परर को अपने डिसाइपल्स की कोई परवाह नहीं है, वो उनकी कोई फिक्र नहीं करते, उन्हें पता है कि ये सभी लोग खुद से यहाँ पर फाइट करें, खुद से यहाँ पर ग्रो करें, बस हम लोगों के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि हम लोग डीमन एम्परर के डिसाइपल्स हैं, इसके अलावा हमारे ऊपर उसका कोई भी ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपने रियन के बारे में सोचता है, वो ऊपर गार्ड बनकर बैठा हुआ है, बिल्कुल गार्ड की तरह यहाँ पर सभी के ऊपर रियन करना चाहता है और कुछ भी नहीं है। तो फैसिलिटी मास्टर से कहते हैं लेकिन फिर भी जो भी हो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाचिन कहता है कि लेकिन तुम यहाँ पर इस खतरनाक काम को सरअंजाम दे सकती हो, मुझे पता है कि तुम ये कर पाओगी। तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वहां पर इन दोनों में यहाँ पर डील हो जाती है। फैसिलिटी मास्टर से कहती है ठीक है तुम्हें यहाँ पर से भगाने का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक तरीका सोचना होगा, मुझे कोई बहाने सोचने होंगे ताकि मैं यहाँ पर इसके लिए पूरी तैयारी कर सकूं और किसी के इस बारे में पता भी ना चले। पर से एक बड़ा बर्डन मेरे ऊपर ये भी है ना कि मेरी डिसाइपल जो है वो भी यहाँ पर इस कैरवान का हिस्सा बनना चाहती है, वो इस कैरवान को लीड करना चाहती है। तो वो कहता है क्या वो यहाँ पर इसकी डिलीवरी स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन ऐसा क्यों, अभी भी यहाँ पर रिकवर हुई है। तो वो कहती है उसने कहा कि वो यहाँ पर अभी भी रिकवर हुई है, लेकिन जो उसी का काम है और उसे अपना काम पूरा करना है, वो पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई थी, इसी वजह से वो जाना चाहती है। तुम्हारा हाचिन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं उसका बॉडीगार्ड बनकर वहां पर चला जाऊंगा, और वैसे भी मैं उसका डॉक्टर हूँ और वहां पर
रास्ते में अगर कुछ भी होता है तो मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। हमारा हाचिन जो होता है जूहुआ के रूम के अंदर आता है तो जूहुआ वहां पर खड़ी होती है। तो हाचिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जो अभी से तुमने उठकर चलना फिरना शुरू कर दिया है। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाचिन कहता है ये समझ लो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे डॉक्टर हो, मैंने जहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछा, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को पूछा है। तो हाचिन कहता है कि आइडेंटिटी में क्या रखा है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि मैंने जहाँ पर की ब्लॉकेज में तुम्हारी मदद की है। तो इसी के साथ ही उसके सामने सर झुकाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर इतना फेवर करने के लिए। तो हाचिन कहता है कि तुम जहाँ पर मेरे सामने अपना सर झुका रही हो तुम मुझे जानती भी नहीं हो। तो वो कहती है सर झुकाने में कितनी बुराई भी क्या है। ऐसे भी हमारी फैसिलिटी का रूम जो है वो कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर कोई भी सस्पिशियस इंसान ऐसी बिना मर्जी के अंदर आ जाए। फैसिलिटी मास्टर किसी लड़के को जहाँ पर नहीं आने देती। और इसी के साथ ही हमारा हाचिन उसे कहता है कि तुम जहाँ पर इस कैरवान का हिस्सा बनना चाहती हो क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये तुम कर पाओगी। और फैसिलिटी मास्टर भी वहां पर आ जाती है और फैसिलिटी मास्टर कहती है कि तुम जहाँ पर बिस्तर के ऊपर से क्यों उठी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बिस्तर के ऊपर लेटी रहो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तो वो कहती है नहीं मुझे अपनी ड्यूटीज को पूरा करना है, मैं जहाँ पर अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाऊंगी। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है फाइनली हमारे हाचिन का दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर से निकलने वाला है। कैरवान चल पड़ता है। हाचिन जो होता है एक टोपी पहनकर कैरवान के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ। तो जैसे ये कैरवान अपनी लोकेशन के ऊपर पहुंच जाएगा वहां पर पहुंचने के बाद मैं वहां से रफू चक्कर होने वाला हूँ, मैं वहां पर से भाग जाऊंगा। पर ये कैरवान जाकर रुकने वाला है वहां पर तकरीबन 10 मील दूर दो ऐसे असैसिन्स के कैंप हैं जहां पर हाइड आउट्स हैं, यानी कि वहां पर अगर मैं पहुंच जाता हूं तो वहां पर पहुंचने के बाद मेरे लिए एस्केप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वहां पर से अगर मैं फुल स्पीड के साथ भाग कर जाता हूं तो मैं 2 दिन में उन एस्केप पॉइंट्स के ऊपर पहुंच जाऊंगा। हाचिन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, अंदर अंदर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर से भाग कर जाने वाला है। जबकि इसके सामने जुआ बैठी होती है, वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे पता नहीं था कि तुम थर्ड जंग मास्टर हो। तो हाचिन कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम्हें फैसिलिटी मास्टर ने बताया है, वैसे भी इस बार में भूल जाओ, इस कारवान में मैं यहाँ पर थर्ड जंग मास्टर बनकर नहीं जा रहा बल्कि एक आम इंसान बनकर जा रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर किसी को बताना भी नहीं है कि मैं थर्ड जंग मास्टर हूँ। तो जो हुआ उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं बचाते तो मैं अभी तक यहाँ पर बैठी भी नहीं होती और यहाँ पर अपनी ड्यूटीज भी पूरी नहीं कर पाती। तो हमारा हाचिन कहता है कि बार बार मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही हमारे हाचिन को बाहर से आवाज आती है। जैसे उसे वहां पर आवाज आती है उसे एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि ये एनर्जी ये तो डोंग पिल की है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डोंग पिल जहां पर है। इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है। डोंग पिल वहां पर उन लोगों के सामने खड़ा होता है और उनसे कहता है कि तुम सभी का कारवान इस डिवाइन डीमन कल को छोड़कर बाहर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर असाइन किया गया है तुम्हारी स्क्वाड को यहाँ पर लीड करने के लिए। मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा और मेरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। मैं वहां पर सही सलामत पहुंचाना और वहां पर से सही सलामत लेकर आना ये हमारी ड्यूटी होगी। तो वहां पर उनका जो लीडर होता है वो कहता है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाचिन कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, जहां पर थर्ड गार्डियन क्या कर रहा है, यानी कि थर्ड यंग मास्टर डोंग पिल क्या कर रहा है। तो डोंग पिल अपने लोगों से कहता है कि आधी टीम जो है वो फ्रंट पर चली जाओ, आधी टीम जो है वो बैक के ऊपर चले जाओ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इससे निमटना होगा वरना मेरे एस्केप का प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो जुहुआ से कहता है कि जुहुआ अपना हाथ दिखाओ जरा, मैं तुम्हें यहीं पर ट्रीट करना स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए। और उसका हाथ पकड़ता और साथ ही उसकी पल्स को वहां पर दबाता है जिससे वो सो जाती है। उसके सोने के बाद हाजिन जो होता है वो डोंग पिल से वहां पर बात करता है, माइंड टेक्निक को यूज करते हुए उसे कहता है कि इधर आओ। तो वो कहता है ये आवाज जानी पहचानी लगती है, जो तो थर्ड जंग मास्टर की आवाज लगती है। तो वो उसे कहता है कि डोंग पिल जहां पर इस कार के करीब आओ। तो डोंग पिल उसके करीब आता है और कहता है जंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कार्य है, क्या आप डिलीवरी स्क्वाड का हिस्सा है। हाजिन उसे कहता है कि ऊंची आवाज में बात करना बंद करो, यहाँ पर वॉइस टेक्निक को यूज करके मुझसे बात करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर इस स्क्वाड का डिलीवरी इंचार्ज क्यों बनाया गया है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, अचानक से मुझे यहाँ पर डिलीवरी स्क्वाड का लीडर बना दिया गया, मैं तो यहाँ पर दूसरी स्क्वाड के साथ जाने वाला था। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं यंग मास्टर, क्या आप यहाँ पर किसी सीक्रेट मिशन के ऊपर जाने वाले हैं? क्योंकि हमारा फेस्टिवल की वजह से यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मुझे स्क्वाड का लीडर बनाया गया है ताकि हम लोग सेफली चीजों को लेकर और वापस आकर आ सके। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सीक्रेट मिशन पर हूँ और तुम्हें यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बताना कि मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ, किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा। और साथ ही मेरा हाजिन सोच रहा था, मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि इस बार इस प्लान में कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहाँ से भागकर जा पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर डोंग पिल के रहते हुए मैं भागकर कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि जितना मैं डोंग पिल को जानता हूँ वो कुछ ज्यादा ही चिपकू सा है और जब तक हम लोग वहां पर से वापस नहीं आ जाते तब तक वो मेरे साथ चिपक कर रहने वाला है। तो यहाँ पर एपिसोड 40 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बेचारे हाजिन का भागने का प्लान तो फ्लॉप हो गया, तो अब यहाँ पर आगे ये क्या करेगा। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डोंगपिल जो होता है वो हाजिन के कैरवान का स्क्वाड लीडर बन जाता है, यानी कि उनका जो पहरेदार बन जाता है। तो इसी वजह से उसका प्लान जो होता है वो फ्लॉप हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर एक सेक्टर लीडर को दिखाते हैं, एक सेक्टर लीडर जो कि इनको रास्ते में लूटने के लिए बैठा होता है। तो वो कहता है कि जितना मैं इन लोगों को देखता हूं मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इसके सामने वहां पर काफी सारे वुल्व्स होते हैं जो कि लोगों को मारकर उनकी लाशों को खा रहे होते हैं और उनका मास्टर भी उनके साथ ही होता है। तो वो उस वुल्फ मास्टर को देख देख कर काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि इस जैसे मिशन के ऊपर इस जैसे लोली इंसान को हमारे साथ क्यों भेजा गया, मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जबकि उसका वाइस कैप्टन से कहता है कि स्क्वाड कैप्टन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जरा संभल कर बात करनी चाहिए, कोई भी यहाँ पर इस बात को सुन सकता है और आप यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एक स्क्वाड है और सारे वुल्व्स जो हैं उसकी स्क्वाड के मेंबर्स हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तू यहाँ पर वाइस कैप्टन क्या बन गया, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे बता सकता है कि मुझे किसके बारे में बात करनी है और किसके बारे में बात नहीं करनी। तो यहाँ पर खुद अपने बारे में यहाँ पर सोचना चाहिए कि तुम्हारी उस बेकार सी तलवारबाजी को देखने के बाद भी मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना वाइस कैप्टन बना लिया, हालांकि तुम यहाँ पर मेरे जूते पॉलिश कर रहे होते। चलो अब जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर मेरे लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। तो ये जो कैप्टन होता है ये स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से होता है। तो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की वो तारीफें कर रहा होता है कि यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस और ह्यूमनली डीमन कल्ट इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को हाथ पे लगा सके। और ये वाला मिशन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। उसे क्या लगता है कि हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इन कमीने वुल्व्स की जरूरत भी पड़ेगी, ये सभी डेडली सैवेज बीस्ट की तो हमें जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर इन्हें साउदर्न सैवेज बीस्ट पहले से इसीलिए बुलाया गया था कि हमारे साथ वो आकर मिशन को पूरा कर सके, लेकिन मुझे इनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये लोग बिल्कुल अपने नाम के ऊपर पूरा उतरते हैं। ये लोग सैवेज बीस्ट हैं और बिल्कुल बीस्ट की तरह ही काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि इनका मास्टर भी यहाँ पर इंसानों को मारकर खाता होगा। ऊपर से इनके पास कितनी गंदी स्मेल आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर इनके साथ काम करने के लिए राजी हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पर इनसे काम करने के लिए मानना पड़ा, क्योंकि डीमन डिवाइन कल्ट के लोगों को लूटना इतना भी आसान काम नहीं होने वाला। पिछले 10 सालों में किसी ने भी यहाँ पर डिवाइन कल्ट के किसी भी कैरवान को लूटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर शांति बनाए रखी है। लेकिन आज पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मुझे ये मिशन दिया गया है। मेरा यहाँ पर मिशन है कि डीमन डिवाइन कल्ट की तरफ से आने वाले डिलीवरी स्क्वाड को मुझे लूटना है, उनके पास कीमती माल को ले लेना है। यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जूहुआ का दिखाया जाता है कि जूहुआ को होश आती है, वो उठती है और कहती है कि ये क्या मैं सो गई थी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुम काफी देर तक सो रही थी। तो वो कहती है मैं कितनी देर तक सो रही थी। हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर 12 घंटे के लिए सो रही। तो वो कहती है कि इसका मतलब यह है कि हम लोग आधे रास्ते में तो पहुंच चुके हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सोना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेहतर है। सोने की वजह से तुम्हारी मेडियंस काफी अच्छे से दोबारा से रिपेयर हो रही है और तुम्हें यहाँ पर रेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें सुला दिया था, जिसकी वजह से अब तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो। साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें रेस्ट के साथ साथ कुछ खाने की भी जरूरत है। फिर साथ ही अपने पास से खाना निकालकर उसकी तरफ फेंकता और कहता है जल्दी से इस खाने को खा लो, ये यहाँ पर फैसिलिटी की तरफ से हमें दिया जा रहा है और काफी अच्छा है। तो वो उस खाने को ओपन करती है और कहती है कि ये वाकई में यहाँ पर हमारी स्क्वाड लीडर नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये खाना जो है सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी में दिया जाता है। तुम्हारा हाजिन भी अपने खाने के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ गोल्डी वहां पर से निकल आती है। गोल्डी जब वहां पर से निकलती है तो जुआ जल्दी से अपना खाना छुपा लेती है। उसे लगता है कि कोई बीस्ट उसका खाना खाने के लिए निकल आया है। तो हमारा हाजिन होता है उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। वो जंप करते हुए हाजिन के पास चली जाती है। तो हमारा हाजिन उसे खाना देता है तो वहीं पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देती है। जुआ उसे कहती है ये तो एक छोटी सी फॉक्स है, लेकिन तुम्हारे पास एक फॉक्स भी क्या कर रहा है, जो तुम्हारी पेट है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मैंने आज से पहले किसी के पास एक पेट नहीं देखा जो कि एक फॉक्स हो। तो हाजिन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैंने खाना खा लिया तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ हाजिन बाहर आता है क्योंकि डोंगपिल उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए मिलने के लिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो थर्ड जंग मास्टर यानी कि हाजिन उसे कहता है कि ऐसा क्या जरूरी काम है। तो वो कहता है कि एक बहुत ही जरूरी मिशन है। हम लोग यहाँ पर जिस मिशन के ऊपर जा रहे हैं वो सिंपली ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरवान की रखवाली कर रहे हैं और माल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हमें मुझे स्क्वाड का लीडर बनाकर इसलिए भेजा गया है और इनका रखवाला बनाकर इसलिए भेजा गया है। जरा इसको देखो। वो अपने पास एक पेपर निकालकर उसके सामने करता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है उस पेपर को देखता है। ये वही पेपर है जिसका फर्स्ट लीडर ने उसे कहा था कि इसके कंटेंट्स को पढ़ने के बाद जला देना, लेकिन डोंगपिल ने अभी तक इस पेपर को जलाया नहीं होता। तो हाजिन जैसे ही वहां पर उसको हाथ में पकड़ता है उसे एक झटका लगता है। वो कहता है डोंगपिल क्या ये वाकई में सच है, क्या ये बात सच है। तो वो कहता है हाँ ये बात सच है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें फर्स्ट एल्डर का दिखाया जाता है जो कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस का फर्स्ट एल्डर होता है। फर्स्ट एल्डर जो होता है वो एक दुकानदार के पास बैठा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हारा ये सफर कैसा रहा। तो फर्स्ट एल्डर उसे बताते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी दुनिया घूम कर आया हूँ और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। हम लोग नॉर्थ की तरफ जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, साउथ की तरफ बहुत ज्यादा गर्मी है, इसी तरह चारों डायरेक्शन में काफी ज्यादा अलग अलग मौसम है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो फैब्रिक्स हैं ये काफी ज्यादा अच्छे हैं और कारपेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बार यहाँ पर कितनी ज्यादा बिक्री हो रही है। तो वो कहता है कि सर यहाँ पर ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हो रही और वैसे भी आज
आजकल तो जहाँ पर कुछ भी हालात अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि बहुत ही जल्दी जहाँ पर डीमन डिवाइन कल्ट वालों का एक फेस्टिवल आ रहा है, मुझे शायद उसका नाम नहीं याद। तो फर्स्ट लीडर उसे कहते हैं कि मुझे उसका नाम पता है, उनका मारा फेस्टिवल जो कि उनका सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल को मनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं और हर साल वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ सर, उसी फेस्टिवल की वजह से काफी सारे लोग जो है वो डिवाइन डीमन कल्ट के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और हमारा माल जो है बिल्कुल भी नहीं बिक रहा। ज्यादातर चीजें जो है वो तो खुद ही वहां पर से खरीद कर ले गए हैं, और ना ही वो यहाँ पर कुछ चीजें बेचने के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा डाउन चल रही है। तो फर्स्ट लीडर उठकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, वापस जाने के बाद मैं अपने हायर अप से इस बारे में बात करूंगा, और हो सकता है कि तुम्हें अपनी हेवनली राइटियस लाइंस में एक अच्छी पोजीशन दिला दूं जहां पर तुम्हें, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस है मर्चेंट का, यानी कि तुम एक अच्छी दुकानदारी कर सकते हो, तो तुम वहां पर आकर पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चला पाओगे, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही अच्छे साबित होकर बहुत ही अच्छा काम करोगे। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फर्स्ट अल्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर मैंने सुना है कि आपने अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप कर लिया है, अगर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों को इस बारे में पता चल गया तो मुझे लगता है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर दुनिया का बैलेंस बिगड़े, कोई उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो उस फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सभी लोग मिलकर भी यहाँ पर मेरा बाल विभिका नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे हाजिन का सीन दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जब उस पेपर के अंदर पढ़ता है वहां पर फर्स्ट एल्डर का नाम लिखा होता है, जहां पर जंग इल रियोंग का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है जंग इल रियोंग ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, और साथ ही वो अपने पास्ट का सीन दिखाता है जहां पर हमारा हाजिन खड़ा होता है। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है, तुम पिछले 30 साल से यहाँ पर फर्स्ट यानी कि हायर अप्स के कुत्ते बनकर उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो और लोगों को मार रहे हो। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम भी तो यहाँ पर पिछले 30 साल से यही कोशिश कर रहे हो कि तुम लीडर को हटाकर उसकी जगह के ऊपर तुम फर्स्ट एल्डर की बजाय लीडर बन जाओ, तो तुम भी तो ये काम पूरा नहीं कर पाए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा तेज चलती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइटल यहाँ पर असैसिन किंग है, लेकिन तुम्हारी जुबान भी बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ही तेज चलती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरी तलवार भी बहुत ज्यादा तेज चलती है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी तलवार भी दिखा सकता हूँ। हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे इसलिए चलते हो क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक असैसिन हूँ, हायर अप सा एक पालतू कुत्ता हूँ, लेकिन मेरा टाइटल और साथ में मेरी पब्लिसिटी जो है वो लोगों में तुमसे ज्यादा है। तुम्हें लोग नहीं जानते लेकिन मुझे लोग जानते हैं, मुझे असैसिन किंग के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो हाजिन इसी के साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसकी बातें सुनने के बाद अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि चुन हाजिन, मेरी एक बात को याद रखना, तुम्हें हमेशा यहाँ पर अपने आसपास देखना चाहिए और स्पेशली अपनी बैक पर देखना चाहिए कि कौन किस वक्त निकलकर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप दे, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और इसी के साथ ही हाजिन कहता है कि वो लास्ट मोमेंट थे जहां पर सीक्रेट डीमन क्वीन ने मुझे पकड़ रखा था और मेरे दोनों बाजू काट दिए थे। उस वक्त ये कमीना वहां पर आया था और इसने आकर मेरी एक टांग काट दी थी। इसके मेरी एक टांग काटने की वजह से वहां पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और उसके बाद दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला, और मैं इस कमीने को कैसे छोड़ सकता हूं जब तक कि मैं यहाँ पर इसकी टांग ना काट दूं और ब्रूटली इसका गला ना काट दूं। इसी बात से हमारा हाजिन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और अब यहाँ पर से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एल्डर है तो हाजिन उसे फायर तो करेगा ही करेगा। तो अब इस की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बजर्क ड्रीमर स्क्वाड की लीडर को दिखाती हैं कि मिस होंग रियोंग जो होती है वो घर पर खाना लेकर आती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो थर्ड यंग मास्टर, देखो मैं खाना लेकर आई हूँ, चलो जल्दी से ड्रिंक्स लेकर आओ। लेकिन घर पर वो नहीं होता, तो वहां पर सामने अंगवा होती है, अंगवा बाहर झाड़ू फेर रही होती है। तो वो उसे कहती है तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है, तो वो कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो घर पर नहीं है। तो वो कहती है वो तो मुझे महसूस हो गया, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर गया है। तो वो कहती है पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले है। तो इसी के साथ ही होंग रियोंग की नजर साइड के ऊपर पड़ी हुई उसकी तलवार पर पड़ती है। तो वो कहती है कैसा यंग मास्टर है जो अपनी तलवार यहीं पर घर पर छोड़ गया और ट्रेनिंग करने के लिए बाहर चला गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से कैरवान का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा हाजिन अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, साथ ही अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत नहीं रख पा रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ उसी कमीने की वजह से हुआ था, अगर उस दिन वो यहाँ पर बीच में नहीं आता, मेरी टांगे नहीं काटता, तो सीक्रेट डीमन क्वीन को मैं किसी ना किसी तरीके से हरा सकता था और वहां पर से निकल कर जा सकता था। ये उस कमीने का सारा कुछ किया जा रहा था और उससे के साथ उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती है, उसका किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। ये देखकर जुआ भी काफी हैरान हो रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ ही गोल्डी जंप करते हुए उसके ऊपर जाकर चढ़ जाती है, उसके मुंह के साथ लटक जाती है और उसे शांत कर देती है। तो हाजिन उसे कहता है गोल्डी तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से मेरी तरफ क्यों आ गई हो। इनका कैरवान जो होता है रास्ते में रुका हुआ होता है, तो बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर कैरवान का जो लीडर होता है वो यहाँ पर डोंगफिल से बात कर रहा था और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि कोर्ट ऑफ एल्डर से तुम यहाँ पर स्पेशली हमें गार्ड करने के लिए आए हो,
तो हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जहाँ पर हम लोगों ने जिनको भेजा था उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरी हो जानी चाहिए थी फिलहाल के लिए जहाँ पर वो माल देने के लिए गए हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारी स्क्वाड टीम को अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, वो वैसे इतना टाइम लगाते तो नहीं है। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है, तो वो वहां पर कुछ लोग भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं और कहते हैं कैप्टन कैप्टन बहुत ही बुरा हुआ। तो डोंगपिल और कैप्टन दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ, बाकी के सभी लोग कहां पर है, तुम में से सिर्फ आधे लोग वापस क्यों आए और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। तो उनमें से एक उसे कहता है कि सर वहां पर जहां पर हम लोगों ने माल हैंडओवर करना था वहां पर फाइट हो गई, जो लोग माल लेने के लिए आए थे उनको भी मार दिया गया और हमारे भी आधे लोगों को मार दिया गया। तो डोंगपिल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने वहां पर फाइट की। और इसी के साथ हमारा हाजिन भी जल्दी से बाहर निकल आता है और कहता है कि किसने फाइट की मुझे बताओ, क्या वहां पर कोई स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट था, क्या कोई बहुत ही पावरफुल इंसान था, क्या वहां पर कोई बुढ़ा मास्टर था। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक हाइड आउट का दिखाया जाता है, घर का, जो कि उन लोगों ने बुरी तरह से तोड़ दिया होता है। वहां पर कुछ लाशें पड़ी होती हैं और यहीं पर इनके माल को भी दिखाते हैं, जो माल जहां पर वो सप्लाई करने के लिए आए थे वो वहां पर उन लोगों ने छीन लिया होता है। तो वो अपने कैप्टन को बता रहे होते हैं कि कैप्टन जहां पर ये सारी की सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और जड़ी बूटियां हमें मिली हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी जड़ी बूटियां इन्हें क्यों चाहिए थी, ये सभी लोग यहाँ पर इतनी जड़ी बूटियां क्यों खरीदने वाले थे। लगता है कि हमारा फेस्टिवल की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने उनसे छीन लिया है। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर जो कुछ भी छीनना था वो सब कुछ हमने ले लिया और साथ ही यहाँ पर जितने सर्वाइवर्स थे वो सारे के सारे मर चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों को हमने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि वो बाकी के सभी लोगों को जाकर वार्निंग दे सकें। और हमारी तरफ से ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और बहुत ही थोड़ी सी इंजरीज हैं। कैप्टन गुस्से के साथ से कहता है कि बेवकूफ कहीं कि आखिर वो लोग इतने कमजोर के बावजूद हमारे 3 लोग यहाँ पर जख्मी कैसे हो गए, हमारे 3 लोग जख्मी नहीं होने चाहिए थे, हम लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हैं। साथ ही कैप्टन उसे कहता है बताओ तुमने उनमें से कितनों को छोड़ दिया। तो वो कहता है सर हमने उनमें से 4 या 5 को छोड़ दिया है, वो काफी ज्यादा दूर थे, इसी वजह से हम लोगों ने उनको नहीं पकड़ा। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, उन्हें वहां पर से जाने दो, अब यहाँ पर सब कुछ क्लीन करो ताकि हम लोग यहाँ पर से जा सके। और इसी के साथ ही डिवाइन कर्ल का एक लड़का जो होता है अभी तक जिंदा होता है। तो कैप्टन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है देखो तो जरा ये कुत्ता अभी तक जिंदा है। और वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम्हारे ग्रीन रोब को देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के आउटर डिसाइपल नहीं हो बल्कि इनर डिसाइपल हो, लगता है कि तुम फैसिलिटी के साथ हो जो यहाँ पर माल सप्लाई करने के लिए आया है। तो वो उसे कहता है कि हमारे डीमन गार्ड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जब हमारे डीमन गार्ड को पता चलेगा वो तुम्हारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को कंप्लीटली बर्बाद कर देंगे। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने एम्परर को डीमन गार्ड कहोगे तो वो एक सच्ची का गार्ड बन जाएगा। हम लोग यहाँ पर किसी डीमन गार्ड को नहीं मानते। और साथ ही वो अपना पांव उठाता है और उसकी गर्दन के ऊपर रख लेता है और उसकी गर्दन दबाना शुरू करता है और कहता है अगर तुम्हारा डीमन गार्ड वाकई में होता है तो फिर उसे बुलाओ, उसे पुकारो कि वो यहाँ पर आकर तुम्हें बचा ले। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़का मर जाता है क्योंकि वो लड़का बेचारा बच नहीं पाता। और डीमन गार्ड कहाँ से आएगा, डीमन गार्ड बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसके लोग यहाँ पर मर रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन वहां पर खड़े खड़े होकर हंस रहा होता है कि इनका डीमन गार्ड यहाँ पर अपने आप को डीमन गार्ड कहता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने साथियों को बचाने के लिए नहीं आया। इसी के साथ ही वुल्फ कैप्टन जो होता है उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पीछे इस तरह से क्यों आकर खड़े हो गए हो। तो वो कहता है कि मुझे अपने बच्चों को कुछ खाना खिलाना है, इसलिए अपने साथियों से कहो कि मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आए। तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तो वो कहता है नहीं, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर तुमसे रिक्वेस्ट ही करूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर वो स्क्वाड हो जिसको हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है और स्पेशली कहा गया था कि तुम्हारी स्क्वाड मेरे बच्चों के खाने का बंदोबस्त करेगी, इसलिए जल्दी से जाओ मेरे बच्चों के लिए खाना लेकर आओ। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर पहले कितनी डेड बॉडीज को खा चुके हो, मतलब तुम्हारे वुल्फ्स जो है वो पहले से कितनी डेड बॉडीज को खा चुके हैं, आखिर इनके पेट है या फिर कुआं है, तुम्हें कितनी सारी डेड बॉडीज चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर डीमन डिवाइन कर्ल के जितने लोग मरे हैं उन सभी की डेड बॉडीज भी इनको खिला दो। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इन सभी को खिला देता हूँ। और अपने बच्चों से कहता है तो वहां पर उन सभी को भी खाना शुरू कर देते हैं। जबकि कैप्टन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इस कमीने और इसके गंदे बीस्ट को किसी ना किसी वक्त में जरूर मार डालूंगा, जिस यहाँ पर मुझे ऑर्डर कैसे दे सकता है, इसकी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने की। तो वुल्फ कैप्टन को भी अच्छी तरह से सारी बातें समझ आ रही होती हैं। वो भी जानता होता है कि कैप्टन और इसको और इसके बीस्ट को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा, यानी उसके वुल्फ्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उन्हें गालियां दे रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है। जब हमारी स्क्वाड यहाँ पर पहुंचती है तो उन्होंने पूरे घर को भी जला दिया होता है और साथ ही वहां पर सारे सबूत भी मिटा दिए होते हैं। जो डेड बॉडीज होती है उनकी हालत इतनी बुरी होती है क्योंकि वुल्फ्स जो होते हैं उनमें से सब कुछ खा चुके होते हैं। तो जो हुआ कहती है कि यहाँ पर से सबूत जो है वो बड़ी तेजी के साथ मिटाए गए हैं। लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी में थे या फिर उन्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्हें वो पकड़े नहीं जाएंगे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर आधे सबूत छोड़कर ही चले गए हैं। तो जो हुआ कहती है कि मुझे बताओ कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी करीबी ब्रांच में मैसेज भिजवाया था, कि वो मैसेज पहुंच गया। तो वो कहता है हाँ तकरीबन 1 दिन में वो मैसेज पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लगने वाला है। जो हुआ अपने कैप्टन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज हैं उन सभी को जल्दी से बरी कर दो, यानी कि उन सभी लोगों को यहाँ पर इज्जत के साथ बरी कर दिया जाए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वो कहती है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर हम लोग यहाँ पर हायर अप्स के ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे तो फिर और भी देर हो जाएगी, हमारे और ज्यादा लोग मारे जाएंगे और हम लोग टाइम के ऊपर अपनी डिलीवरी पूरी नहीं कर पाएंगे। हमें यह काम पूरा करना
और उसके बाद वापस जाकर रिपोर्ट दे सकते हैं। तो डोंगपिल कहता है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तो वो कहती है नहीं मुझे रेस्ट नहीं करनी, मैं यहाँ पर अभी ये सब कुछ संभाल सकती हूँ। और यहाँ पर वो लोग थोड़ी बहुत बोरिंग सी बातें करते हैं और उसके बाद जो हुआ जो होती है वहाँ पर सभी लोगों को ऑर्डर्स दे रही होती है और उन सभी को बता रही होती है कि उन्हें क्या कुछ करना है। जब किसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल को एक मैसेज देता है और कहता है कि चुपचाप कैरिज के पास आ जाओ, और साथ ही वो उसके पास एक ब्लेड मंगवाता है। तो वो उसके लिए एक बड़ा हैवी ब्लेड लेकर जाता है और कहता है कि यंग मास्टर इस ब्लेड के लिए आपने कहा था। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, जब तुम यहीं पर रहोगे इन सभी लोगों को रक्षा करोगे तब मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर दुश्मन से निमट कर आऊंगा। इतना हो सके इन लोगों से दूर रहना और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल ही मत आना, यानी कि डायरेक्टली फाइट मत करना। तो वो कहता है यंग मास्टर तुम अकेले वहां पर कैसे जा सकते हो। हाजिन कहता है कि तुम यहाँ पर इनके गार्डियन और तुम्हारी प्रायोरिटी ये है कि इन सभी लोगों को सेफ रखना है, ये सभी कारवान के लोग जो है तुम्हारी निगरानी में, इसी वजह से इन सभी को जिंदा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जबकि मैं यहाँ पर दुश्मन को मूव करने से पहले उसे मार कर आऊंगा ताकि यहाँ पर तुम्हारे पर खतरा कम हो जाए। इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है। और हाजिन जाते वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकल कर जाना होगा। जियांगसी में डिवाइन डीमन कर्ल के लोग जो हैं वो फैले हुए हैं और जियांगसी में डिवाइन डीमन कर्ल का ही राज है, लेकिन फिर ये अचानक से यहाँ पर एल्डर क्या कर रहा है, राइटियस हिमालय अलायंस के लोगों का यहाँ पर क्या काम है। और साथ ही अचानक से यहाँ पर हमारे कैरवान के ऊपर अटैक होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं और हमारा माल लूट लिया जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के डीमन एम्परर के खिलाफ कोई जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे वहां पर जाने के बाद उस बुड्ढे खूसट से पता चलेगा कि आखिर वो यहाँ पर जगह पर क्या कर रहा है और उसने यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के कैरवान को क्यों लूटा है। पर एपिसोड 42 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन और बुड्ढा खूसट इल रियोंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फिर से वो बीस्ट जो होते हैं वहां पर डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं, जबकि कैप्टन वहां पर बैठा फिर से उनकी बुराई कर रहा था और कहता है पता नहीं वो बुड्ढा खूसट कब यहाँ पर आने वाला है। और इसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी वेट करवा दिया। इसी के साथ ही जैसे वहां पर आता है तो आने के बाद कहता है तो तुम कैसे हो स्क्वाड लीडर। तो स्क्वाड लीडर यानी कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, तुम यहाँ पर इतनी लेट क्यों आए हो, मैं तो यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है प्लीज माफ करना, मुझे एक बिजनेस का पूरा करना था जिसको पूरा करने के लिए मैं गया था। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर वो वुल्फ मास्टर बैठा होता है, वुल्फ मास्टर के साथ उसके सारे वुल्फ भी होते हैं। तो वो कहता है क्या ये वही है, क्या ये बीस्ट पैलेस से यहाँ पर आया। तो वो कहता है हाँ ये वही है, बीस्ट पैलेस का स्पेशल डिसाइपल जो कि यहाँ पर बीस्ट एम्परर की जगह के ऊपर उसका सक्सेसर है, यानी कि अगला बीस्ट एम्परर बनने के लिए इसे चूज किया गया है। साथ ही उसे कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा है और इसके बीस्ट के आवाज से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। एल्डर इल रियोंग जो होते हैं उससे पूछते हैं कि लड़के अपना नाम बताओ। तो वो लड़का यानी कि वो बीस्ट मास्टर जो होता है उसे बताता है कि उसका नाम यू लियांग है। तो उसे कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मैंने सुना है कि तुम बीस्ट मास्टर के स्पेशल डिसाइपल हो और बहुत ही जल्दी तुम बीस्ट एम्परर पैलेस के नए एम्परर बनने वाले हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही तुमने जहाँ पर इन सभी बीस्ट की बॉडी के अंदर भी एनर्जी को फील करवा रहे हो, इसका मतलब यह है कि ये सभी तुम्हारी कमांड को मानते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं कि उन सभी को छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर जिस काम के लिए आए उस काम को पूरा करते हो और जहाँ से निकलते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं अच्छा क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिस काम का मैंने तुम्हें कहा था। तो वो कहते हैं हाँ मुझे वो मिल गई है। आखिर मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को खराब कैसे कर सकता और ऊपर से इसी चीज की वजह से मुझे यहाँ पर स्मेली बीस्ट के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। तो अब कैप्टन अपनी जेब के अंदर से एक छोटी सी थैली निकालकर फर्स्ट एल्डर के हाथ पर रख देता है। तो फर्स्ट एल्डर उसको ओपन करता है, उसके अंदर एक जेड होता है। तो वो कहता है जेड ऑफ कैलेमिटी, यही तो मुझे चाहिए था। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि इसको हासिल करने के लिए तुमने यहाँ पर सब कुछ किया, आखिर इसके अंदर स्पेशल क्या है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, बस यही समझ लो जो चीज दूसरों के लिए कचरा होती है वो किसी के लिए यहाँ पर खजाना भी हो सकती है और इससे ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं अब जबकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो चलो यहाँ पर सब कुछ अपना समेटते हैं और निकलते हैं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो मेरे साथ ड्रिंक करो। तो वो कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर ड्रिंक्स नहीं कर सकता, फिर किसी दिन आऊंगा और बैठूंगा तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो कैप्टन आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लो, मुझे लगता है कि फिर हम दोनों बैठ कर खुला पियेंगे, जितना मर्जी हम लोग पी सकते हैं, कोई हमें रोकेगा भी नहीं। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लूं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मेरा दिमाग ठीक है, वैसे भी हमारी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो तुम्हारी राइटियस ह्यूमन अलायंस से ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें नहीं लगता। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम यहाँ पर मुझे अपनी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस में कौन सी पोजीशन दोगे। इस वक्त मैं फर्स्ट एल्डर हूँ राइटियस ह्यूमनली अलायंस का, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जैसा एक छोटी सी स्क्वाड का एक छोटा सा लीडर मुझे कौन सी पोजीशन दे सकता है, वो भी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस में।
हमारे ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं और तुम्हें तो अपनी औकात के बारे में नहीं पता कि तुम किस लायक, और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उसके पेट के अपना हाथ हार पार कर देते हैं और उसको वहीं पर मार डालते हैं। उसके साथी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कैप्टन भी कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार बंदे को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि उसके लिए सही क्या और गलत क्या है, उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तुमने यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लिया, लेकिन जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की दुश्मन है। इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ से जूल से कहते हैं कि बीस्ट मास्टर, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे? मुझे लगता है कि तुम्हारे बीस्ट काफी ज्यादा भूखे होंगे और इसके बंदे जो है ये काफी ज्यादा हेल्दी और मोटे ताजे लग रहे हैं और इनको ये बीस्ट को इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो शौक से यहाँ पर इनको खाना खिलाऊंगा। और इसी के साथ ही उसके सारे साथियों को भी मार देते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गांव का दिखाया जाता है, जहां पर फर्स्ट एल्डर के यानी राइटियस ह्यूमनली अलायंस के लोग होते हैं, वो सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर अपने घोड़े बांधकर वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है कि फर्स्ट एल्डर वापस कब आएंगे? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कब वापस आने वाले हैं, हो सकता है कि आधे दिन में वापस आ जाए। जो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो फिर से यहाँ पर से अब खुद निकल गए हैं। तुम्हें पता है ना कि उनकी कितनी बुरी आदत है, वो यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों से रिश्वत लेने के लिए गए होंगे। उन्हें यहाँ पर इसकी बुरी आदत की लत लग चुकी है, लेकिन उन्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि डिवाइन डीमन कल्ट के लोग जो राइटियस ह्यूमन अलायंस से काफी ज्यादा अलग है, वो यहाँ पर उनके पर अटैक भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम एल्डर के बारे में इस तरह की बकवास मत करो, अगर किसी और ने यहाँ पर सुन लिया या फिर हायर अप्स ने इस बारे में सुन लिया तो फिर फर्स्ट एल्डर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि वो यहाँ पर अपनी मदर की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। वजह से तो हम लोग यहाँ पर इस सिटी में आकर रुके हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर से गए हुए और जल्दी वापस आ जाए। कोई भी पूछे तो सिर्फ इतना ही बताना है। तो वो कहता है क्यों नहीं। फिर साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है। दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि क्या है वहां पर। तो वहां पर दिखाता है कि पेड़ों के बीच से हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ निकलकर आगे बढ़ता है और कहता है कमीना कहीं का कहां पर है वो बुड्ढा खूसट कहां पर है। साथ ही हमारा हाजिन वहां पर लैंडिंग करते हैं, उन सभी के ऊपर अटैक करता है। उनमें से सभी को वहां पर आदू को मार देता है और आदू को मारने के बाद उनमें से एंड के ऊपर जो बचता है उससे पूछता है बताओ वो कहां पर है। तो वो कहता है कि वो तो यहाँ पर अपनी मदर की कब्र के ऊपर विजिट करने के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। वो यहीं पर आसपास हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां पर हैं। तो हाजिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूं, वो वाकई में यहीं पर अपनी मदर की कब्र पर ही आए हैं। लेकिन असल में सोल्जर बेचारे को भी तो नहीं पता होता। तुम्हारा हाजिन उसको मार डालता है और उसके बाद कहता है कि अब जबकि वो यहीं पर है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहीं पर कहीं पर मिलेगा। और अब जबकि वो अपनी स्क्वाड को यहाँ पर छोड़कर गया तो उसका मतलब यह है कि वही था जिसने हमारी डीमन डिवाइन कल्ट के कारवान को लूटा है। तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद उसकी टांग जो उसने मेरी काटी थी वो मैं लेकर रहूंगा। जब तक मैं उसकी टांग नहीं काट देता तब तक मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन गुस्से के साथ फिर से जंप करता है, कहता है कमीने कहीं कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर उनके सभी स्क्वाड मेंबर्स जो होते हैं वो मर चुके होते हैं और बीस जो होते हैं उनकी डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही फर्स्ट लीडर और इसके साथ साथ जूल जो होते हैं वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इन सभी को कंट्रोल कैसे करते हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर इन सभी को की मदद से कंट्रोल करता हूँ। हमारी जो बीस्ट पैलेस में उसमें हमें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है। बीस्ट की बॉडी के अंदर से हर बीस्ट की बॉडी के अंदर स्पेशल की निकलती है और जब हम लोग यहाँ पर स्पेशल की को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम लोग अपने आसपास काफी सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो से वहां पर बीस्ट को कंट्रोल करके भी दिखाता है कि ऐसे यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम यहाँ पर इन सभी को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही तो एक बहुत ही पावरफुल आर्मी बन सकती है। फिर साथ ही एक वुल्फ जो होता है वहां पर हाउल करता है। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर जिसे क्या हो गया। तो जूल कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवाइन कल्ट के कहरवान के बाकी सभी लोगों की स्मेल आ गई है। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने उनको खाया जिसकी वजह से इनके मुंह को उनका खून लग गया और या दूर से भी उनकी खुशबू को सूंघ सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है, इनके पीछे पीछे वहां पर चलते हैं और हमारे 20 बेचारे भी काफी भूखे होंगे और वहां पर चल के इनको बाकी का खाना भी खिलवाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे वुल्फ क्या कुछ कर सकते हैं। मैं भी तो देखूं यहाँ पर वुल्फ की आर्मी होना, इससे मुझे कितनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी जब मैं यहाँ पर अपनी राइटियस ह्यूमनली अलायंस का लीडर बनूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे वुल्फ क्या कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लगेंगे, आधे दिन में यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगपिल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी लोगों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो उनसे कहता है कि तुम्हें महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं हाँ महसूस हो रहा है, ये कोई डिमोनिक एनर्जी नहीं है लेकिन ये बहुत ही वायलेंट टाइप की एनर्जी है, जैसे कोई बीस्ट हो। ऐसे लगता है जैसे हम लोग चारों तरफ से जानवरों से गिर चुके हैं और उन्हें वहां पर से ब्लड की स्मेल भी आ रही होती है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर पहाड़ी के ऊपर उन्हें दिखाई देता है जूल खड़ा होता है। तो जूल अपने साथ वहां पर बहुत सारे बीस्ट लेकर खड़ा होता है जिन्हें उसके साथ उसके वुल्व्स होते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि
मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आया कि मैं कौन, और साथ ही वुल्फ से कहता है कि जाओ जाकर सभी को मार डालो। वुल्फ जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ हाउल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो डोंगपिल कहता है कि सभी लोग जहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डोंगपिल यहाँ पर इन सभी की रक्षा कर पाएगा या फिर हाजिन को यहाँ पर आना पड़ेगा इन सभी वुल्फ से फाइट करने के लिए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी वुल्फ्स जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं ताकि डोंगपिल और उसकी स्क्वाड के ऊपर अटैक कर सके। तो डोंगपिल सभी लोगों से कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही जूहा भी अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। तो वुल्फ्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो नॉर्मल डिसाइपल्स और नॉर्मल कैरवान के साथी होते हैं वो सभी लोग तो वुल्फ्स के सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि वुल्फ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो एक काऊ के साइज के बराबर के होते हैं। तो डोंगपिल कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, इतने बड़े बड़े वुल्फ्स आए कहां से, और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक वुल्फ की गर्दन के ऊपर अपनी तलवार चलाता है और आगे गुजर जाता है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ गुजरकर उसकी तरफ देखता है तो उस वुल्फ की गर्दन कटती नहीं है, बल्कि एक छोटा सा हल्का सा स्क्रैच उसके ऊपर पड़ता है। तो वो कहता है यह कैसे हो सकता है, इसकी स्किन इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, स्टील की तरह इसकी स्किन जो है वो इतनी हार्ड है कि मेरी तलवार के साथ में उसके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा स्क्रैच डाल पाया हूँ, और जहाँ पर इन सभी को मारना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं जहाँ पर अपनी तलवार में इम्ब्यूट करके इनके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा देर लगेगी क्योंकि इन वुल्फ्स की स्पीड काफी ज्यादा है। अगर मैं जहाँ पर अपनी तलवार में डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने बैठ जाऊं तो इतनी देर में वुल्फ मेरे करीब पहुंच जाएगा और मुझे मार डालेगा। इस साथ ही जुआ डोंगपिल से कहती है कि मिस्टर डोंगपिल तुम पीछे हटो, और इसी के साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करती है जिसका नाम मूनलाइट डिमोनिक गार्ड होता है। मूनलाइट डिमोनिक गार्ड को यूज करते हुए एक वुल्फ के ऊपर जैसे उस टेक्निक को यूज करती है तो उस वुल्फ की बॉडी जो होती है अंदर से जम जाती है और बर्फ बन जाता है। और उसके बर्फ बनने के बाद हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि ये कौन सी टेक्निक थी, वो उसे कहती है कि ये मेरी स्पेशल टेक्निक थी। फिर साथ ही वो अपने डिलीवरी स्क्वाड से कहते हैं कि डिलीवरी स्क्वाड के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इनकी गार्डियन स्क्वाड के सामने बिल्कुल भी ना आए। यानी वो उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग सेंटर में आ जाओ और मिस्टर डोंगपिल की जो स्क्वाड है वो बाहर रहेगी और तुम सभी लोगों को प्रोटेक्शन देगी। जुआ डोंगपिल से कहती है कि ये फाइट हमारे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है, हमें यहाँ पर से निकलना होगा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा सकते हैं, क्योंकि वुल्फ्स जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई नॉर्मल वुल्फ्स बिल्कुल भी नहीं है। गार्डियन कोड के लोग जो है वो तुम्हारी डिलीवरी स्क्वाड को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। और साथ ही अपनी गार्डियन स्क्वाड से कहता है कि स्पिनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, और सभी लोग वहां पर अपनी तलवार लेकर स्पिनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जिसमें सभी सोल्जर जो है वहां पर एंडलेस स्पिन करते रहेंगे, यानी कि भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। हमारा डोंगपिल कहता है कि हमें यहाँ पर वुल्फ्स को डिजी करना होगा और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग इनको मार सके। तो वो लोग वहां पर घूमना शुरू करते हैं, जबकि डिलीवरी स्क्वाड के लोग उनके पीछे खड़े होते हैं। तो ऊपर खड़े फर्स्ट एल्डर भी ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इन लोगों के पास काफी सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, इसी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर एक बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी स्क्वाड का लीडर आया हुआ है जो कि इन सभी लोगों को यहाँ पर मैनेज कर रहा है, और ऊपर सब यहाँ पर ये इसी फीचर का एडवांटेज उठाकर अब तुम्हारे वुल्फ्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एक फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं जिससे वुल्फ्स जो हैं वो थोड़ा सा डिजी हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी डिमोनिक आर्ट्स को यूज कर रही है जिससे वो उनको फ्रीज करके मार रही है। तो इसी के साथ ही यूलू से कहता है ये तो कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरे वुल्फ्स जो है इस तरह की फॉर्मेशंस को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वुल्फ्स जो है वो कोई एमेच्योर नहीं है। और इसी के साथ ही अपने वुल्फ्स से वो फिर से इशारा करता है और उसके वुल्फ्स जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो चारों तरफ से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही एक सीन जो होता है हमारे हाचिन का भी दिखाया जाता है कि हाचिन बड़ी तेजी के साथ उसी तरफ आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था। तो हाचिन कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि तुम यहाँ पर हो, तो अब मैं चाहता हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पहुंचने वाला हूँ। और दूसरी तरफ हमारा डोंगपिल जो होता है बेचारा वहां पर फाइट कर रहा था, दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के पास अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती। तो वो इस बात से काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि काफी सारे उनके ऊपर अटैक करने के बाद अब वो सभी उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सभी के पास नॉलेज है, ये मेरे अटैक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। डोंगपिल उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैं जहां पर इनको संभालता और इसी के साथ ही वहां पर आने के बाद एक स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए दो वुल्फ्स के ऊपर अटैक करता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों वुल्फ्स को मार डालता है, लेकिन उसकी काफी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे ओरा को रिलीज कर दिया जिसकी वजह से मैं और ज्यादा अटैक्स को गैदर नहीं कर पाऊंगा, और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और कहता है कि मेरी इनर एनर्जी मेरे पास बहुत ही कम बची है। डोंगपिल साथ ही अपनी स्क्वाड की तरफ भी देख रहा था और कहता है कि मेरी स्क्वाड भी यहाँ पर थकती जा रही है, हम लोग कब तक यहाँ पर स्पिनिंग फॉर्मेशन को बनाए रख पाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ज्यादा देर तक बनाकर नहीं रखा जा सकता। तो वो सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पर से वैक्यूएट करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। तो वो अपने साथियों से कहता है कि अपनी फॉर्मेशन को ओपन करो, यहाँ पर से भागने की कोशिश करो, और वो सभी लोग अपनी फॉर्मेशन को ओपन करते हैं और वहां पर से अभी भागते हुए पीछे की तरफ मुड़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वहां पर से पीछे की तरफ निकल रहे होते हैं। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बोरिंग चॉइस है, इन लोगों ने यहाँ पर गलत फैसला किया यहाँ पर से भागने का, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बेहतर कर रहे
रहे हैं। मुझे तो लगा था कि सिर्फ और सिर्फ एक कैरवान के साथ डिलीवरी स्क्वाड के लोग जाए होंगे, लेकिन इनके साथ जो सोल्जर्स हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे वुल्स ने भी यहाँ पर काफी सारी इंजरीज को फेस किया है, यानी कि वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। फर्स्ट एल्डर जूल से कहते हैं कि अगर ये सभी लोग यहाँ पर जख्मी हालत में भी निकलकर वापस चले जाते हैं और जाकर अपने डीमन एम्परर को इस बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर किसने इनके ऊपर अटैक किया था, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम दोनों के सेक्टर्स को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि डीमन एम्परर वो इंसान है जो कि यहाँ पर इस वक्त इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। इसी के साथ ही वो जूल से कहता है, तो क्या तुम यहाँ पर उन्हें अटर डिस्पेयर दिखाने वाले हो? क्या तुम उन्हें बताओगे कि यहाँ पर साउथर्न सैवेज बीस्ट पैलेस के सक्सेसर क्या कर सकता है? तो उसे गुस्सा दिलाता है। उसी के साथ वो खुद जंप करते वहां पर नीचे चला जाता है। जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, डोंगपिल कहता है कि ये ब्लड थर्च कहां से आ रहा है, तो पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि ये क्या, और इसी के साथ ही डोंगपिल के साथ जाकर वो अपना सर टकराता है। डोंगपिल उड़ता पीछे जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। जुहुआ अभी भी वहां पर फाइट कर रही होती है, तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यूल के ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाजू को फ्रीज कर देती है। जबकि यूल जो होता है वो हंसते हुए वहां पर बड़ी आसानी से अपने हाथ को झड़कता है और उसके हाथ के ऊपर से सारी की सारी आइस जो होती है वो टूट जाती है। तो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगती है कि जहां पर बच्चों की ट्रिक्स के साथ तुम मुझे हरा पाओगी? इसके साथ ही यूल आगे बढ़ता है और उसके पेट में अपना घुटना मारता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। फर्स्ट एल्डर ऊपर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि दोनों ही कैप्टन यहाँ पर यूल का मुकाबला नहीं कर सकते। लगता है कि डीमन कर्ल के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके कैप्टन की ये हालत है, तो फिर बाकी सभी लोगों की क्या हालत होगी। दूसरी तरफ यूल को दिखाता है कि यूल ने वहां पर जो हुआ को बालू से पकड़ लिया होता है और उसे बालू से पकड़कर ऊपर उठाता है और बाकी के सभी लोग बेचारे जो होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो यूल उन सभी लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे लीडर को यहाँ पर मेरे वुल्फ जिंदा खा जाए, तो फिर सभी लोग यहीं पर खड़े रहो, कोई भी यहाँ पर से हरकत नहीं करेगा, कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। और साथ ही अपनी ब्लड वुल्फ स्क्वाड से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, और सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे 10 से ज्यादा वुल्फ्स को मार डाला, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से अब यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी तो मरना पड़ेगा। इसी तरह डिलीवरी स्क्वाड का कैप्टन जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हमारी जंग में इसको जाने दो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने भौंकने की, और साथ ही वो अपने एक वुल्फ से कहता है कि जाओ उसे खा लो। और इसी के साथ ही वुल्फ आके बढ़ता है और जैसे वो वुल्फ आके की तरफ बढ़ता है वो जाकर उसका सर खा जाता है। तो उसका सर इसलिए खा जाता है क्योंकि वो वहां पर से मूव नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को जहां पर उसने पहले कहा था कि अगर तुम में से कोई भी जहां पर से मूव करेगा या भागने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी जंग में इसको जिंदा खा लिया जाएगा। वहां से यूल काफी ज्यादा खुश हो रहा था और साथ ही वो उसे कहता है कि तो लड़की अब जहां पर तुम अपनी आंखों से देखोगी कि तुम्हारे जितने भी स्क्वाड के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेरे वुल्फ्स के हेतु जिंदा खाए जाएंगे, तुम उन सभी को यहाँ पर मरता हुआ देखोगी। इसी के साथ ही डोंगपिल फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता है, डोंगपिल की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसको सर से पकड़ता है और उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है। मुझे तो लगा था कि मेरे अटैक की वजह से तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बची होगी, लेकिन तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी के साथ ही उसे ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद उसे उठाकर सामने की तरफ पटकता है, और जब उसे उठाकर सामने पहाड़ी के साथ पटकता है तो इसी के साथ ही डोंगपिल जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है और कहता है कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा इंतजार किया है, चलो जल्दी से मेरे वुल्फ्स आगे बढ़ो और सभी को खाना स्टार्ट करो। तो जैसे वहां पर उनको खाने का कहता है तो जंग मिस जो होती है यानी जुहुआ चलाकर अपने लोगों से कहते हैं कि सभी लोग भाग जाओ, अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाओ और यहाँ पर से इन वुल्फ्स के हथे मत चढ़ना, वरना ये वुल्फ्स तुम्हें मार डालेंगे। इसी के साथ यूल को दिखाते हैं कि यूल अपना हाथ उठाता है और साथ ही वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर और भी बीस्ट पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आसपास के जंगल में जितने बीस्ट होते हैं वो सारे बीस्ट वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वह सभी बीस्ट को अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पर चारों तरफ से बीस्ट ने उन सभी लोगों को घेर लिया होता है। वो लोग कहते हैं कि अब तो यहाँ पर से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पहले वुल्फ्स थे लेकिन अब यहाँ पर और बहुत सारे बीस्ट निकल कर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब हमारी हाजिन की यहाँ पर एंट्री होगी उसके बाद क्या होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।